तो कल हमने प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज में वन क्वेश्चन देखा था कि जिसमें फिजिकल हेरिटेज जो है हमारा उसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं ऑलरेडी, उसकी बात की थी हमने। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे थे कि हमारे जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, वो सब जो हेरिटेज है हमारा, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन मतलब संभाल के रखना। ओके, तो पता ही है कि कंजर्वेशन मतलब क्या, कंजर्व एंड कंजर्व मतलब हम संभाल के, वो भी उसके जैसा ही मीनिंग हुआ। ओके, बट कंजर्वेशन में थोड़ा प्रॉपर यूज का मीनिंग आता है, मतलब हम यूज भी कर रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं अच्छे से फ्यूचर के लिए। प्रिजर्व मतलब सिर्फ स्टोर करना, उसमें यूज नहीं आता। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए हैं, जूस में प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, मिल्क में प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम तक रहे, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, इसलिए। शेल्फ लाइफ मतलब जो शेल्फ रैक रखा हुआ होता है तो वहाँ पे ही पड़े रहे हैं। मॉल में जाते हैं तो हमें 2-2, 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना मिलता है। सोचो, हमारे घर में तो बिगड़ जाता है, तो फिर वो हमने सब देखा ना साइंस में, कोरोजन, रेंसिडिटी एंड ऑल। रेंसिडिटी वो ना हो जाए तो फिर पर्टिकुलर गैस, नाइट्रोजन एंड ऑल फील करेंगे, और वो सब पता ही है। बट प्रिजर्वेटिव्स मतलब हमें प्रिजर्व रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड वहाँ से जो भी मिला है रिमेन्स, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट was enacted in 1958। वो हुआ था 1952 में, ओके, और ये हुआ है 1958। In this act, provisions were also made for the preservation of antique artworks, religious places and historical memorials। तो इसमें जो भी एंटीक आर्ट वर्क्स है, पिलिग्रिमेज है, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स और सब है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, मतलब लॉ बनाए गए हैं। डन, 2 पॉइंट हो गए कि 1958 में ये आया था और इसमें प्रिजर्वेशन थे। जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स है, जो एंशियंट और से एंटीक आइटम्स है, उसका प्रिजर्वेशन के लिए 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, the act ensured that no person or agency could undertake archaeological excavation in India without the permission of the government of the India। मतलब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, चलो जल्दी। हाँ, तो हमने जो देखा था उसी के बाद जो थर्ड पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने देखे थे कि थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंगली किसी को भी अगर ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और से आर्कियोलॉजिकल साइट मतलब बहुत ही पुरानी साइट, मतलब जगह है, तो वहाँ पे एक्सकेवेशन करने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेनी पड़ेगी। अगर हम लेंगे तभी कर सकते हैं, अदरवाइज कर नहीं सकते। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार, पावागढ़ पे देखो ये टेम्पल्स तो कितने पुराने हैं और चलो इसको तोड़ते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, ये वो परमिशन नहीं है। पहले परमिशन हमें लेनी पड़ेगी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। अगेन हम एलिजिबल है तो परमिशन देंगे ना, कि भाई तुम बोलोगे कि भाई आई एम वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, हम ये गवर्नमेंट कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मैंने ये पढ़ाई की है और मैं इसके लिए मुझे ऐसा करना है, परमिशन दे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते नहीं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी एक्सकेवेशन, खुदाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज कर नहीं सकते। वही है हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। द एक्ट एंश्योर्ड दैट नो पर्सन, मतलब कोई पर्सन भी और कोई एजेंसी भी, नो पर्सन और एजेंसी कुड अंडरटेक, मतलब नहीं ले सकते, कुड अंडरटेक ना बोला है ना, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन इंडिया, मतलब आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व जो खोद काम होता है, खुदाई होती है, वो इंडिया में नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, दिस प्रोविजन स्टॉप्ड दी क्लैंडेस्टाइन एक्सकेवेशन, मतलब ये प्रोविजन बनाया गया है इसीलिए। क्लैंडेस्टाइन एक्सकेवेशन मतलब क्या,
लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली बस यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर दिए। जैसे कि कोई एक पर्सन है या कोई एक एजेंसी है, उनको लगा कि हाँ यहाँ से कुछ मिलेगा ये वो, तो खुदाई करना शुरू कर दिया, आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पर। तो इसे ये अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंगली कहीं पर भी एक्सकेवेशन करने लगते हैं, उनको बोलते हैं कैंडेस्टाइन एक्सकेवेशन। डन, ओके। तो ये रूल बनाया गया है कि परमिशन के विदाउट परमिशन कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्लैंडेस्टाइन एक्सकेवेशन है वो बंद हो गए हैं। 4 पॉइंट हुए। 5th पॉइंट, द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया was entrusted the responsibility of the preservation and protection of 5000 sites declared as national monument। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इंडिया में ऐसी 5000 साइट है, 5000 साइट मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है 5000, उसके प्रिजर्वेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये दिया है, और वो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन सबके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना, भाई मोदी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे रोड मिनिस्टर को। सपोज रोड्स एंड हाईवेज नितिन गडकरी को बोल दिया कि भाई रोड की जिम्मेदारी आपकी, ऐसे बोल दिया। अब नितिन गडकरी जी वहाँ के मतलब हेड है, तो उन्होंने बोल दिया ओ भाई L&T, ये जितने भी रोड है ना, वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलेगा, मतलब वो जो रिपेयरिंग वर्क करना है वो तुम्हें करना है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया जाएगा, फिर वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो भी हमारे इंडिया में 5000 से ज्यादा, ये नंबर लिखना जरूरी है, 5000 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स है, उसके प्रिजर्वेशन की जिम्मेदारी उनको दी है। डन, 5वां पॉइंट समझ में आ गया। देन तो 2 पॉइंट तो हमने पढ़े थे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट 1958 में वो रूल आया, एक्ट आया। अब दूसरा पॉइंट कि ये एक्ट के अकॉर्डिंगली ये जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, रिमेन्स है वहाँ के, और से एंटीक मॉन्यूमेंट्स है, वो सबका प्रिजर्वेशन हमें करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट हो गए, ओके। देन 3rd पॉइंट कि कोई भी एजेंसी और पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं पर भी इंडिया में एक्सकेवेशन कर सकती नहीं है। ये तीसरा पॉइंट। ये तीसरे पॉइंट की वजह से हुआ क्या कि जो कैंडेस्टाइन एक्सकेवेशन था वो स्टॉप हो गया है। 4 पॉइंट वो हो गए। 5वां पॉइंट अभी हमने देखा वो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि प्रिजर्वेशन करे 5000 से ज़्यादा जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स है उसका, ओके। उसमें सभी आ गया, और उसको नेशनल का दर्जा दिया गया है। देखो नेशनल मॉन्यूमेंट्स, उसको डिक्लेयर्ड 5000 साइट्स को क्या बोला गया है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स का दर्जा, मतलब से स्टेट और से लेवल दिया गया है, डेजिग्नेशन दिया गया है। अंडरस्टूड, ओके। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था। 6ठा पॉइंट, द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी प्रिजर्व्स द रूइंड और डिकेड साइट्स। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा किस चीज को, ये जो डीके हो गए होगा, डीके मतलब सड़ जाना, तो सड़ गया होगा, और जो र्यून हो गया होगा मतलब विनाश हो गया होगा, डिग्रेड हो गया होगा, ओके। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कि जो डीके हो गया है, और र्यून बोला है ना, और मतलब क्या, डीके सड़ जाना, उसी को बोलते हैं हम कि बिगड़ गया, ब्रून हो गया, ऐसे। तो वैसी साइट्स को प्रिजर्व करना, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में देखा था, गुजरात में लोथल एंड ऑल था, तो उसके फोटोग्राफ्स भी बुक में गिवन है, तो कैसी साइट्स हो गई थी। मतलब अब हम बोलेंगे अरे यार इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतना हाई क्लास, इतना हम पढ़ रहे हैं, और अभी इसकी ये कंडीशन। हाँ, अभी ये कंडीशन भी इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझ लिया है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो उसको हमें अच्छे से प्रिजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी सब र्यून हो जाता है। कैसे भी र्यून हो जाता है, जैसे कि ऐसा समझो द्वारका, तो हमारी जो ओरिजिनल कृष्ण जी ने जो द्वारका बनाई थी, ओके, कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बताया था, मतलब बोला था। विश्वकर्मा जी इज लाइक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली, ओके।
तो वो उनको बोला था तो द्वारका बनाई थी। तो वो द्वारका जो थी कृष्ण जी की, वो पूरी गोल्ड की थी, जैसे रावण की लंका गोल्ड की थी। वो एक्चुअली रावण की भी नहीं थी, वो थी कुबेर की, उनके भाई की, कजिन ब्रदर। कुबेर उनके भाई है, तो उनके पास थी ये सोने की लंका। तो ले ली, ए चल मेरा है, ऐसे छीन ली, ऐसा देखा है। हम कुछ ऐसा बोल नहीं रहे किसी के अकॉर्डिंगली, बट ले ली उन्होंने, रावण ने कुबेर की लंका। फिर अब वो रावण की लंका हो गई। वैसे कृष्ण जी ने जो द्वारका नगरी बसाई थी, वो तो डूब गया पानी में, सब समंदर में। तो हम क्या अभी भी लेकिन नीचे जाएंगे तो रिमेन्स है। तुम हिस्ट्री चैनल पे वैकेशन में देखना, मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि ये मूवी देखना, ये करना, वो करना। ये भी देखना नेशनल जियोग्राफी पे और हिस्ट्री चैनल। मतलब तुम्हें करना कुछ नहीं है, यूट्यूब खोलना है और द्वारका लिखना है और नेशनल जियोग्राफी, डन। और सिर्फ द्वारका लिखना है एंड हिस्ट्री 18 और हिस्ट्री चैनल, एंटर। जो वीडियो आए वो देखना है। वहाँ पर अभी जो नीचे स्कूप डाइविंग करके नीचे गए थे, आज की डेट में भी सोचो 5000 साल के बाद भी वो रिमेन्स है। बट रिमेन्स है, एग्जैक्ट नहीं, रिमेन्स है, रिमेन्स ही होंगे ना। 5000, सोचो ये 100 साल में टाइटैनिक की हालत क्या हो गई। पूरा का पूरा जहाज नीचे है, नीचे सड़ता रहा, सड़ता रहा, सड़ता रहा। अब नीचे अभी भी है, आज की डेट में भी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। क्वांटिटी इन द सेंस साइज। क्यों? क्योंकि इतना ओशन करंट होगा ना, पानी कैसे बह रहा होगा, वेव्स आ रही है, ये वो, तो वो फिर डीके होता जाएगा, र्यून होता जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और ये लोग का ये काम है क्या, कि ऐसी जो भी हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसको क्या करना, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स को क्या करना, प्रिजर्व करना। सिंपल पॉइंट है। ओके, उनकी क्या काम है, तो उनका काम ये है। इससे पहले पॉइंट में भी वही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, और ये छठा पॉइंट है उसमें भी वही है कि प्रिजर्व करना है उन्हें। It takes suitable measures to protect the sites of cultural heritage from harm caused by the air pollution or say development projects। तो यहाँ पर क्या है कि suitable measures मतलब कि बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर suitable रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। मेजर्स मतलब डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है उसको नुकसान होता है। किसकी वजह से? एक तो एनवायरमेंटल, ओके, मतलब लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन, और दूसरा हमारा से कोई भी डेवलपमेंट, और से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब क्या? वही चीज़ जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था ताजमहल वाला, कि ताजमहल के आसपास ही इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ का जो एग्जॉस्ट गैस और फ्यूम्स और वो सब निकलता है, उसकी वजह से वहाँ पे एसिड रेन एंड वो होता है। तो ये जो मार्बल है ताजमहल में जो यूज़ हुआ है वो येलोइश हो गया है। गूगल तुम कर सकते हो कि भाई ताजमहल पिक्चर एज ऑफ से 2023 और 24 एंड ताजमहल फोटोग्राफ डेटेड इन से 1950 और 1947, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब उसका फोटोग्राफ HD ऐसे लिखना और आज का देखना, तो तुम्हें ऐसे ही पता चल भाई ये ज़्यादा वाइट है, ये थोड़ा येलोइश है। जैसे तुम फ़ोन ले लो तो डुप्लीकेट फ़ोन पता ही नहीं चलेगा। ओके, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था। मतलब मैंने एक आईफोन लिया था स्टोर में से और दूसरा आईफोन लिया ऑनलाइन। सालों बाद जब दूसरा आईफोन लिया तो वो ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन परचेज़ किया, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हमें डिस्काउंट और वो सब मिल जाता है। तो फर्स्ट जो आईफोन लिया था मैंने अपनी सैलरी से 2015 में, ओके, 2015 में जब लिया था, 15 भी नहीं, आई थिंक 14 में, 2014 में जब फ़ोन लिया था तो स्टोर में से लिया था। और सेम फ़ोन लिया मैंने, सेम, लेकिन उससे मेमोरी ज़्यादा, वैसे सेम ही साइज़ का आईफोन ही लिया। मतलब वो 5S था और ये ऐसी था, हाँ ऐसी था। तो सेम साइज़, और जब देखा तो डिस्प्ले, मतलब सेम फ़ोन में भी डिस्प्ले क्या था, साइज़ तो सेम है, लेकिन एक में येलोइश डिस्प्ले है और एक में वाइट डिस्प्ले। अब तुम्हें हाथ में दे देंगे, कई ऐसे होते हैं। मेरे मामा ने और कितने मेरे रिलेटिव्स ने वो एयरपोर्ट्स भी मंगाए
आईफोन के जो एयरपोर्ट्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं, कितने के होते हैं पता है? 10,000 रुपीज़। हाँ 26। ओरिजिनल ही कोई उसमें भी वर्जन होते हैं, अलग अलग वर्जन होते हैं। तो एक वर्जन मतलब जैसे हमारा लेवल नहीं होता कि भाई आईफोन 13 फिर 14 ये वो, तो उसमें भी मॉडल होते हैं। तो पर्टिकुलर मॉडल कुछ अभी 1 साल पहले की बात है, तो उन्होंने सर्च किया था तो 9,500 का था, वो भी डिस्काउंट के साथ। एयरपोर्ट 9,500 का, ओके। और मेरे मामा ने मंगवाया था, कितने का पता है? 700 रुपये। 9,500 और 700 रुपये। और तुम्हें दे दूँ ना मैं, तुम पहचान ही ना पाओगे कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। कितने हम आगे बढ़ गए हैं डुप्लीकेशन में भी पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल क्या है। कई बार ऐसा होता है कि डुप्लीकेट अच्छी क्वालिटी का लगता है ओरिजिनल से। जैसे कि जेरोक्स में मैंने बहुत देखा है, तुम लोगों की जेरोक्स निकालता रहता हूँ ना, तो जब पेपर निकाले ना तो ओरिजिनल पेपर है उससे जेरोक्स अच्छी लगती है, ओरिजिनल से भी डार्क अच्छा पढ़ सकते हैं डॉल। और इसमें थोड़ा मैं हाँ ठीक है इसमें अच्छा, सोचो कैसी टेक्नोलॉजी होगी, डुप्लीकेट अच्छा लगता है डुप्लीकेट चीज़ें अच्छी लगती है, ओरिजिनल अच्छी नहीं। जो कि चलो जो भी है, तो कहने का मीनिंग है कि ये जो भी एयर पॉल्यूशन है, ओके, एयर पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है हमारी कल्चरल हेरिटेज की साइट्स के आसपास, उसकी वजह से जो डिग्रेडेशन होता है उसके लिए करेक्टिव और से प्रोटेक्टिव मेजर्स बनाए हैं, ओके। ये हमारा पॉइंट था नेक्स्ट वाला। पांचवा और छठा पॉइंट कौन सा था? पांचवा पॉइंट ये था कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5,000 जो साइट्स है आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिनको नेशनल मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड कर दिया है, उनको प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। एंड उसके ही बाद सेम वैसा ही पॉइंट कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड उसके रिमेन्स है उसको संभाल के रखना चाहिए। प्रिजर्व, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी प्रिजर्व्स द रूइंड एंड डीके साइट्स, प्रिजर्व करती है। वही उसके पहले भी वही बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो अब बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, वो प्रिजर्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या अभी हमने जो देखा वो it takes the suitable measures to protect the sites of cultural heritage from the environmental or say air pollution particularly और से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा तुम लिख सकते हो। और से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन ही होगा मेजरली। डन, ओके, समझ में आ गया। तो 6 पॉइंट हमने देखे, 6 नहीं 7। देन नेक्स्ट, द इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट 1876, नाम एंड ईयर याद रखना है। द इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट 1876 makes it mandatory for the citizens to notify to the officer of the archaeological department discovery of any antique article while digging for a house, well, lake or a field। ये मैंने तुम्हें बताया था ना पहले कि ये हमारा एक्ट है। कब आया था? 1876। माय गॉड, आई थॉट 1876। कब? 1876। बाकी तो अभी तो हम 1958 की बात कर रहे थे, लेकिन ये उससे भी पहले का है, मतलब जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का रूल है, ओके। क्या 1876 में आया था ट्रूव एक्ट, मतलब इंडियन ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, तो इंडिया का खजाना, तो इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट ये नाम है। ईयर है 1876। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर तुम घर में खुदाई कर रहे हो, घर के लिए, घर नया बनाएंगे तो खुदाई करनी पड़ेगी, तो घर के लिए खुदाई कर रहे हो, लेक के लिए खुदाई कर रहे हो, फील्ड और से वेल, बोरवेल, लेक और फील्ड के लिए जब भी तुम खुदाई कर रहे हो, तो उसमें से कोई भी ऐसी आइटम मिले, ओके, तो उसको तुम्हें ऑफिसर को कंसल्ट कर देना है, ओके। तो वही चीज़ है फिर से, द इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट 1876 मेक्स इट मैंडेटरी, मेक्स इट मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। मैंडेटरी का मीनिंग क्या होता है? कंपलसरी, फर्जियात नहीं बोलते, नो ऑप्शन, ओके। सो मेक्स इट मैंडेटरी फॉर, किसके लिए मैंडेटरी? पूरे सारे इंडियंस के लिए, फॉर ऑल द सिटीजन्स, ओके, फॉर ऑल द सिटीजन्स
टू नोटिफाई दी ऑफिसर, ऑफिसर को नोटिफाई करना है, मतलब बता देना है, फोन करो, ईमेल करो, लेटर करो या डायरेक्टली बोल दो, ओके। ऑफ द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट डिस्कवरी ऑफ एनी एंटिक आर्टिकल, मतलब कि ऑफ द जहाँ पर भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्कवरी हुआ है, ऐसी कोई डिस्कवरी, कोई चीज मिल जाए तो हमें बतानी है एंटिक आर्टिकल वाइल डिगिंग फॉर अ हाउस, वेल, लेक एंड फील्ड। तो मतलब हम घर के लिए, वेल के लिए, लेक के लिए या फील्ड के लिए डिगिंग करें और ऐसा कुछ मिले तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हमें उसके ऑफिसर को नोटिफाई करना है। ये एक्ट के अकॉर्डिंगली है। उसी में अंडर द एक्ट ऑफ 1972, वापस 1972 आ गया, 1972, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट कलेक्शन ऑफ एंटिक्स एंड अदर आर्ट पीसेस। देखो 1972 के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने ये डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कौन सा डेटा? कि जो जो एंटिक आइटम प्रिजर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पता है कि आज से सपोज 200 साल पहले का कोई पर्टिकुलर स्टैचू है तो इंडिया में कितने लोगों के पास ऐसे स्टैचूज हैं, गवर्नमेंट को पता है। हम सोचेंगे सर हमने तो ले लिया कहीं से, रख दिया घर में, गवर्नमेंट को कैसे पता चला? तो गवर्नमेंट की खबर ही है सब जगह क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स रखी हुई है जो हमें नहीं पता, वो पता होनी चाहिए, ओके। कि भाई ऐसा कुछ तुम इन्फॉर्म करोगे ना तो तुम्हें भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे, कुछ तरह की हेल्प मिल जाएगी गवर्नमेंट से, ओके। तो लोग हेल्प के लिए कर देते हैं और ये एक सेंस में देखे तो सही काम है, सही काम है ना कि तुम गवर्नमेंट को, अब भले ही कोई कुछ भी करे उससे, लेकिन ये है तो इंडिया का, ओके। उसका सही यूज़ होना चाहिए, पर्सनल यूज़ नहीं हो जाना चाहिए, ओके। तो पर्सनल यूज़ होगा तो फिर क्या होगा? पार्शियलिटी बढ़ेगी लोगों के साथ, गवर्नमेंट ले लेगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको सबको मतलब अभी आज की डेट में तो तुम कुछ भी एंटिक परचेज करो ना तो सारा डेटा ट्रैक होता है, सारा डेटा, ओके। इवन जो पार्सल होता है ना, पार्सल पे भी जो कुरियर वाले होते हैं उनके पास भी मतलब लिखा हुआ होता है इतने लाख की आइटम है, इतने 1000 की, इतने 100 की आइटम्स हैं, और बिल बनेगा तो बिल में एंटिक ये वो ऐसे लिखेंगे, उसको भी ट्रैक करेंगे। बहुत कुछ, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि इतना ट्रैकिंग होता है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तुम एक बार सिर्फ फोन पे बात करना, फोन पे बात करने को बोल रहा हूँ, फोन पे बात करना फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ, यार मुझे है ना नए शूज़ लेने हैं, और ब्रांड भी मेंशन कर देना, मुझे नए शूज़ लेने हैं एडिडास के, ओके। तो भरूच में कहाँ से मिलेंगे अच्छी शॉप? ये फ़ोन पे बात कर लेना। तो अब देखना तुम्हारा अगर इंटरनेट ऑन होगा और तब तुमने अगर ये फ़ोन पे बात की होगी ना तो तुम्हें अभी जो एडवर्टाइजमेंट दिखेगी ना शूज़ की, एडिडास की ही दिखेगी। इतना हाई क्लास ट्रैकिंग होता है, देखना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखना। सोचो, अब हम जो क्या हमारी फ़ोन भी टैप होती है क्या? अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऑटोमेटिकली वर्ड, ओ ये शूज, ओ एडिडास, ओ भरूच, कीवर्ड्स निकाल लिए, उसके बेस पे तुम्हें एडवर्टाइजमेंट शो होगी। यूट्यूब खोलोगे तो उस पर भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे तुम्हें ऐड वैसे ही दिखेगी। शूज, अमेजोन, ओके, अमेजोन खोलोगे ना तो वो जो सजेशन आते हैं ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो जो सजेशन आते हैं हम सोचेंगे सजेशन किस बेस पे आते हैं, ऐसे आते हैं, सब ट्रैकिंग होता है, सब कुछ, सब कुछ। हम सोचते हैं सेफ है, नो, नॉट सेफ, सेफ नहीं है। देखना एक्सपीरियंस करके तुम सोचो, शॉकिंग है ना यार, हमारी पर्सनल बातें ऐसे है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। अरे मेरे तो कॉलेज में स्टूडेंट्स थे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे, अब क्या बताऊँ, वीडियो भी चल रहा है बहुत खतरनाक, मतलब तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारा लैपटॉप हैंग कर दे, यहाँ बैठे बैठे उसके फ़ोन से तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, तुम्हारा लैपटॉप हैंग कर दे, पूरा लैपटॉप फ़ोन में आ जाए, तुम्हें कुछ बोले, तुम्हें कुछ बताए बिना, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं कि ये ऐप डाउनलोड करो, ये OTP डालो, ये कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसे बोलते हैं हैकिंग। और वो हैकिंग गवर्नमेंट ऐसे जो हैकर्स होते हैं उनको भी हायर करते हैं,
उसको बोलते हैं इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग मतलब है तो गलत चीज, लेकिन इथिकल मतलब कि तुम सही पर्पस के लिए गलत चीज कर रहे हो। फिर गवर्नमेंट इनका यूज करते हैं, ये गुंडा है, ये बहुत सारे इसने ये जुल्म किए है, ये इसके मोबाइल को ट्रैक करना है, इसके लैपटॉप को, इसके घर के सीसीटीवी को, सबको। हैकर अपना काम करेगा, सैलरी भी मिलेगा, है गलत चीज़, लेकिन सही पर्पस के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहा है तो सही। ओके, जैसे कृष्ण जी ने बोला था, अगर सही पर्पस के लिए तुम गलत कर रहे हो तो वो भी सही। पर्पस सही होना चाहिए, इंटेंशन सही होना चाहिए, क्योंकि टाइम चेंज होता है ना, उसके साथ सब डेफिनेशन चेंज होती रहती है। राम जी के टाइम पे अलग डेफिनेशंस थी सारी, कृष्ण जी के टाइम पे अलग डेफिनेशंस थी। कैसे कैसे तुम अगर कैरेक्टर को, भगवान के कैरेक्टर को अच्छे से समझो तो ऐसे पता चलेगा कि यार मतलब राम जी को अगर ऐसा बोला होता, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये वो कृष्ण जी हाँ बोलेंगे, लेकिन तुम अगर चीटिंग कर रहे हो तो हम तुमसे बड़े चीटर हैं, ऐसे लाइक दैट। चलो, तो ये एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमें बताना पड़ेगा। एंड अंडर दिस एक्ट ऑफ 1972 का जो एक्ट है, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट कलेक्शन ऑफ एंटिक्स एंड अदर आर्ट पीसेस। मतलब ऐसा भी एक एक्ट आया था 1972 में। अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1972 गवर्नमेंट कलेक्ट्स गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, देखो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है अबाउट व्हाट, अबाउट प्राइवेट कलेक्शन ऑफ एंटिक्स। मतलब मैं अगर प्राइवेटली सोमनाथ गया और वहां पे एंटिक्स की शॉप देखी और वहां से कुछ लेके आ गया ना, गवर्नमेंट को पता है कि मेरे पास ये चीज है, सोचो ये ट्रैकिंग होता है। गवर्नमेंट collects the information about the private collection of antiques and other art pieces. Done? समझ में आ गया? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। पहला पॉइंट, अब पॉइंट वाइज याद रखते हैं। पहला पॉइंट 1958 में ये एक्ट आया था। दूसरा पॉइंट कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिमेन्स और से एंटिक मॉन्यूमेंट्स और उसके प्रिजर्वेशन के लिए ये एक्ट बनाया गया था। 2 पॉइंट हो गए। देन आज देखा वहाँ से थर्ड पॉइंट के इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी पर्सन और कोई भी एजेंसी इन पूरे इंडिया में विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सकेवेशन कर सकती नहीं है, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ये रूल की वजह से जो कैंडलस्टाइन एक्सकेवेशन हो रहा था, मन मर्जी के अकॉर्डिंगली जो एक्सकेवेशन हो रहा था वो स्टॉप हो गया। ओके, 4 पॉइंट समझ में आ गए। 5वां पॉइंट कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 5000 नेशनल मॉन्यूमेंट जो डिक्लेयर किए गए हैं उनको प्रिजर्व करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्रिजर्व करना। और छठे पॉइंट में हम बोले कि वो प्रिजर्व कर रहे हैं कि दे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्रिजर्व्स द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। 6 पॉइंट हो गए। ओके, ये 6 पॉइंट के बाद अब प्रिजर्व तो कर रहे हैं, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हाँ कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? इट टेक्स द सूटेबल मेजर्स। ओके, कि भाई सूटेबल मेजर्स डिसीजन लेने पड़ेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चरल हेरिटेज को। किससे? तो जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है और जो प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और से इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे, उसके लिए हमें अच्छे से मेजर्स करने हैं, मतलब के पॉलिसीज बनानी है। तो ये हमने 7th पॉइंट देखा। देन 8th पॉइंट के 1876 में द इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट, किसका खजाना? इंडिया का, भारत का खजाना। तो द इंडियन ट्रेजर ट्रूव एक्ट 1876 मेक्स इट्स कंपल्सरी और से मैंडेटरी to give the information for the citizens to notify or to give the information to the officer of say archaeological department about the archaeological discovery while excavation of say house, well, lake, okay, or anything personal. Okay, तो हाउस, लेक और वेल और फील्ड कहीं पर भी डिगिंग करे तो अगर कोई डिस्कवरी हो तो नोटिफाई करना है। ओके,
ये एक पॉइंट था हमारा। एंड लास्ट पॉइंट कि एक दूसरा एक्ट आया था 1972 में। 1876 देखो, 1958, देन 1876 एंड वापस 1972 में एक एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कलेक्ट थी। मतलब हम बोलेंगे यार गवर्नमेंट गलत चीज कर रही है, नहीं, गवर्नमेंट ने पहले रूल बनाया, जैसे ब्रिटिशर्स भी करते थे। गवर्नमेंट ने पहले रूल बनाया और फिर जाके गवर्नमेंट ये काम कर रही है, विदाउट नहीं कर सकती। ओके, तो गवर्नमेंट ने पहले रूल बनाया कि भाई इंडिया के भले के लिए हम ये करेंगे, किसी की बातें भी सुनेंगे। ओके, तो गवर्नमेंट कलेक्ट्स ये 1876 में जो 1972 में जो रूल आया है, एक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट कलेक्शन ऑफ एंटिक आर्टिकल्स ऑन मॉन्यूमेंट्स। डन, 8 पॉइंट समझ में आ गए। चलो एक बार फिर से क्विकली रिकैप। पहला पॉइंट क्या, 1958 में एक्ट आया। दूसरा, उसकी प्रिजर्वेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी। तीसरा, इसमें हमने मतलब आज जो पढ़ा वो क्या कि ये एक्ट आ गया। पहला क्या, 1958 में रूल आया, फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तीसरा पॉइंट, कोई भी एजेंसी या पर्सन एक्सकेवेशन नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन। ओके, इससे क्या हुआ, कैंडलस्टेड एक्सकेवेशन स्टॉप हो गया। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट, 5000 नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो डिक्लेयर्ड हुए हैं उसके प्रिजर्वेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो अब वो कर रहे हैं। छठा पॉइंट के द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्रिजर्व्स द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। ओके, ये छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट, रिमेन्स प्रिजर्व्स कैसे कर रहे हैं, इट टेक्स द सुटेबल मेजर्स, सुटेबल डिसीजन लेने पड़ेंगे to preserve these sites and monuments from the environmental or say air pollution and say development projects or say industrialization. Okay, 7 पॉइंट हो गए। और 8th पॉइंट क्या कि वो वाला एक्ट, कौन सा, ट्रेजर वाला एक्ट। ओके, द इंडियन ट्रेजर ट्रू एक्ट के अकॉर्डिंगली the city, it is compulsory or mandatory for the citizens of India to notify the officer about the archaeological discovery while digging for house, well, lake or say any field. 8वां पॉइंट। और 9वां पॉइंट कि the government of India Act 1972 के अकॉर्डिंगली government of India collects the information about the private purchase or private collection of say antique materials or say monuments. Then 9 पॉइंट समझ में आ गए पक्का। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो चेंज